हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर जेएल मेहता का। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, 3 वीडियोस में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉलिटिकल कंडीशन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, टुअलाइट ऑफ एंशिएंट इंडिया। नाउ द लास्ट इंपीरियल रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के आखिरी इंपीरियल रूलर कौन थे? Harshvardhan was the last imperial ruler of northern and central India in the ancient period. Kannauj, situated in the heart of the Gangetic Valley, was his capital. His nearest rival in the south was Pulkeshin II, the Chalukya ruler of Maharashtra. He wielded matching imperial power over the territories lying to the south of Narmada. Both of them could not even collectively claim paramountcy over the whole of Indian subcontinent. During their times, there flourished about 70 regional rulers whose possessions were either interlocked between the two imperial states or situated along the periphery of their dominance. Some of them, of course, acknowledged the supremacy of either of the two monarchs. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जो है वो आखिरी इंपीरियल रूलर थे सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया का। उनका पावर सेंटर या फिर कैपिटल कन्नौज हुआ करता था और ये गैंगेटिक वैली में सिचुएटेड था। कन्नौज का ही दूसरा नाम कन्याकुब्जा था। उसके साथ साथ साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हर्षवर्धन के ही बराबर पावर लिए हुए थे पुलकेशिन II, जो कि चालुक्य रूलर थे। महाराष्ट्र इनका सेंटर था। नर्मदा के साउथ में पुलकेशिन II, नर्मदा के नॉर्थ में हर्षवर्धन। और दोनों अगर मिल करके भी एक रूल बना लेते तो भी ये पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कैप्चर नहीं कर पाते। मतलब एंड ऑफ द एंशिएंट पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुक 70 रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो गए थे। ऑफ कोर्स इनमें से कुछ रीजनल किंगडम्स ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली थी, इधर हर्षवर्धन की और पुलकेशिन II की। अब हम लोग पढ़ेंगे द फेडिंग ग्लोरी ऑफ इंपीरियल कन्नौज। The exit of Harsh and Pulkeshin II closed the era of ancient Indian imperialism. There started a scramble for territories possession among the ex-feudatories of other princes, leading to further political disintegration of the country and the spread of mere anarchy. कहते हैं कि हर्ष और पुलकेशिन के डेथ के बाद क्या हो गया, इंडियन इंपीरियलिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गई, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग रूलर था ही नहीं कि जो एक बड़े से पीस ऑफ लैंड पर अपना रूल चला पाए। इतने सारे हमने पहले पढ़ा कि हर्ष के टाइम पर ही 70 रीजनल किंगडम्स ऑलमोस्ट थे और इसके बाद रीजनल किंगडम्स और बढ़ गए, क्योंकि हर्ष और पुलकेशिन के जो फ्यूडेटरीज थे, जो मंत्री थे, उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट बना दिया इनके डेथ के बाद। और फिर एकदम एनार्की को कहते हैं अराजकता। तो पूरी अराजकता जैसा सिचुएशन फैल गई इंडिया में। नाउ abortive attempts were made by a number of individuals backed by their respective clans and communities to revival imperial traditions at Kannauj or elsewhere. बहुत सारे रूलर्स ने कोशिश किया, इंडिविजुअल्स ने कोशिश किया अपने क्लैन के सपोर्ट के साथ कि वो कन्नौज पे वापस से रूल बना पाए। On the ruins of Harsha's empire, one Yasovarman attempted to reunite northern India under one government with headquarters at Kannauj. He was contemporary of King Dahir of Sindh. हर्षवर्धन के डेथ के बाद यशोवर्मन ने कोशिश किया कि वो कन्नौज में हर्ष के ही एम्पायर जैसा एक एम्पायर खड़ा कर सके। यशोवर्मन जो है वो राजा दाहिर जो सिंध के थे उनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। After the conquest of the Sindh by the Arabs, Yashovarman and King Lalitaditya of Kashmir stemmed the tide of their advance in northern India. It seems that soon afterwards the two princes fell out with each other and Yashovarman was killed in the battle by his adversary. तो क्या हो गया कि सिंध का जब कॉन्क्वेस्ट हो गया अरब के द्वारा राजा दाहिर को हरा करके, तो यशोवर्मन और
ललितादित्य जो हैं, जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे, इन दोनों ने एक जॉइंट मिलिट्री अलायंस बनाया, लेकिन फिर तुरंत ही इनमें झगड़ा हो गया और यशोवर्मन को ललितादित्य ने मार दिया। With the death of Yashovarman, there started a triangular contest for occupation of Kannauj, the Rashtrakutas of Deccan, Gurjar Pratihar of Malwa and Pal of Bengal being the contestant. और यशोवर्मन के मरने के बाद कन्नौज को 3 अलग अलग पावर ने कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की, जिसको हम लोग द फेमस ट्राइपैर्टाइट स्ट्रगल करके भी पढ़ते हैं। इसमें 3 पार्टी थी। पहला थे राष्ट्रकूटास, जो कि डेक्कन पर जिनका रूल चलता था, दूसरे गुर्जर प्रतिहार जो कि मालवा पर अपना रूल चलाते थे, और तीसरे बंगाल बिहार के पालास। तो इनमें झगड़ा हुआ काफ़ी। अल्टीमेटली गुर्जर प्रतिहारास चीफ नागभट्ट कॉन्कर्ड कन्नौज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ हिज क्लैन। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहारा जीत गए और उनके रूलर नागभट्ट थे तभी। His successor revived the imperial glory of Kannauj to a limited extent. नागभट्ट के जो सक्सेसर्स आए, उन्होंने भी कोशिश किया कि कन्नौज का जो खोया हुआ ग्लोरी है उसको वापस किया जा सके। राज्यपाल, द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, succumbed before Mahmud of Ghazni and was put to death by the princes of Gwalior and Kalinjar for having shown cowardice in acknowledging the overlordship of the invader. राज्यपाल जो कि लास्ट रूलर थे नागभट्ट की डायनेस्टी के, उनको क्या किया गया, उनको उनके कॉम्पिटिटर्स जो कि ग्वालियर और कालिंजर के जो राजकुमार थे उन्होंने मार दिया, क्योंकि राज्यपाल ने महमूद ऑफ गजनी के आगे खुद को सबमिट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि उनको ये वीकनेस शो करना पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने मार दिया राज्यपाल को। Now we will study about the absence of central authority. इंडिया में जब सेंट्रल अथॉरिटी एकदम एब्सेंट ही हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम द टॉटरिंग किंगडम ऑफ कन्नौज, इंडिया वॉज parceled out into over 100 regional kingdoms and petty principalities in the beginning of the 11th century. 11th century की शुरुआत में इंडिया जो है कन्नौज के अलावा बहुत लगभग 100 रीजनल किंगडम्स हो गए थे और बहुत छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज भी। मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस एंड द रूलिंग एलाइट स्टाइल देमसेल्व्स राजपूत। सब कोई अपने आप को, सारे रूलिंग एलाइट खुद को राजपूत कहते थे। The dawn of the century thus lands us in the so-called राजपूत पीरियड। तो ये जब सेंचुरी जो खत्म हो रहा था तो हम इस पीरियड को राजपूत पीरियड कहते हैं, क्योंकि जो रूलिंग एलाइट थी वो खुद को राजपूत कहती थी। The states were usually identified with the ruling clans, tribes or communities. Beyond the homelands of such clans, the frontiers of these states were fluid and their territorial possessions underwent violent fluctuations under stress of continuous fratricidal wars. तो बहुत सारा सिविल वॉर्स होता था, भाई भाई लड़ते थे इस क्लैन में, अलग अलग क्लैन में, और बहुत सारे फ्रैट्रिसाइडल वॉर्स होते थे। तो कभी टेरिटरी बढ़ गया, कभी घट गया, ये एक कॉमन फिनोमेना था। The frequent changes in the ruling dynasties or princes within the same ruling house were not conducive to the development of a feeling of loyalty or emotional attachment towards them, especially among the large mass of their subjects. तो कहा जाता है कि लॉयल्टी या फिर इमोशनल अटैचमेंट जो है वो क्योंकि बार बार राजा बदलते थे, तुरंत चेंज हो जाते थे, मार दिया जाता था या फिर पावर्स यूजर्प कर लिया जाता था, तो कोई भी नोबेलिटी वगैरह बिल्कुल लॉयल नहीं थी किंग को लेकर के, और ना ही सब्जेक्ट्स लॉयल थे किंग को लेकर। इन द फेस ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स ऑफ द राइवल chieftains might become the supreme right, and the dispute as to what right was decided by the arbitrament of war. कभी भी राइवल किंगडम अगर कहते थे कि ये लैंड हमारा है या ये किंगडम हमारा है, तो वॉर डिसाइड करता था कि किसका किंगडम है। तो इस वजह से कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, कुछ भी क्लियर या असर्टेन नहीं था। कभी भी कोई भी वॉर करके किसी भी किंगडम को अपने हिस्से में मिला सकते थे। A petty principality, on having got an ambitious and capable
prince would throw off the overlordship of its mighty neighbor and in turn claim some sort of dominance over the weaker and smaller state. छोटी सी प्रिंसिपैलिटी में भी अगर एक कोई अच्छा प्रिंस आ जाता था, एबल प्रिंस, तो वो क्या करता था फिर अपने नेबर के माइटी किंगडम्स को भी हरा देता था और कहता था, और फिर क्या करता था, बाकी वीकर किंगडम्स के ऊपर डोमिनेंस भी कर लेता था. सच क्लेम्स ऑफ पैरामाउंसी यानी कि रूल, सुपीरियोरिटी, तो ऐसे जो क्लेम्स होते थे वेर सेल्डम वेल डिफाइंड एंड यूजुअली नॉट पुश्ड बियॉन्ड टॉलरेबल लिमिट. तो छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि कोशिश की गई कि कोई अगर बहुत एबल है तो वो पूरे इंडिया पर या पूरे नॉर्थ पर कैप्चर करे, नहीं, छोटे छोटे किंगडम्स पर कैप्चर करते थे और ये स्टेट्स इसलिए बहुत ही वीक हुआ करते थे और did not always dispute or offer much resistance to the vague imperial claims of their powerful neighbors. तो अगर कोई नेबर जो है वो खुद को इंपीरियल क्लेम कर भी देते थे और दूसरे वाले जो है वो एबल भी होते थे, तो वो बहुत बड़ा एरिया नहीं लेना चाहते थे, डर से कि फिर और लड़ना पड़ेगा. तो बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स नहीं हुआ करती थी इस समय. द होल प्रोसेस हैड अ डीमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन द ऑल रूलर्स, बिग और स्मॉल. और इससे रूलर्स जो है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कंपटीशन में है, कभी भी कोई भी थ्रोन से हटा सकता है, तो रूलर्स काफ़ी डीमोरलाइज हो गए थे. There was no military power in the country strong enough to keep the warring princes in check and coordinate their activities against foreign aggression. तो कोई भी ऐसी पावर नहीं थी कंट्री में जो फॉरेन अग्रेशन से कंट्री को बचाए, जो एक दूसरे जो प्रिंस लड़ रहे हैं उनको चेक करे, उनके ऊपर सुपीरियॉरिटी जमाए, ऐसा कुछ भी नहीं था. A brief description of these regional states and their prominent rulers on the eve of the invasion of Mahmud of Ghazni may be given. महमूद ऑफ गजनी ने जब इंडिया पर अटैक किया उससे पहले कैसे थे, कैसे अरेंज था, अब हम लोग वो देखते हैं. सबसे पहले अगर हम नॉर्थ इंडिया को देखें, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एक्चुअली, तो अफ़गानिस्तान एंड पंजाब. मॉडर्न अफ़गानिस्तान जो है वो एंशिएंट इंडिया की पार्ट हुआ करती थी. अफ़गान्स जो हैं वो पेल ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन को ही बिलोंग करते थे. 8th सेंचुरी में कंट्री जो है उसमें 2 रीजनल नेम्स थे, काबुल एंड ज़ाबुल. द नॉर्दर्न पार्ट कॉल्ड काबुल और काबुलिस्तान वॉज गवर्नड बाय बुद्धिस्ट डायनेस्टी, और काबुल पर बुद्धिस्ट डायनेस्टी रूल किया करती थी. इसका कैपिटल जो है वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ विच इट वॉज सिचुएटेड ऑल्सो बोर द सेम नेम. तो रिवर का भी सेम नेम था, रिवर काबुल. ललिया, अ ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ द लास्ट बुद्धिस्ट रूलर लगातुर्मन, deposed his minister and laid the foundation of Hindu Shahi dynasty in c 865. तो काबुल में क्या हो रहा था, बुद्धिस्ट डायनेस्टी रूल कर रही थी और लास्ट बुद्धिस्ट रूलर जिनका नाम था लागातुर्मन को उनके ब्राह्मण मिनिस्टर ललिया ने जो है हटा दिया थ्रोन से और हिंदू शाही डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली. तो बुद्धिस्ट डायनेस्टी से हिंदू शाही डायनेस्टी आ गई कहाँ, काबुल में. काबुल वॉज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड ज़ाबुल वॉज द सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जिसको ज़ाबुलिस्तान भी कहा जाता था. और इसे जो है राजपूत्स रूल करते थे. और कौन से क्लैन के राजपूत्स थे, भट्टी क्लैन के राजपूत्स थे. द वर्ड अफगान इज़ अ पर्शियन वर्ड इन ऑरिजिन. इट मीन्स टू क्राई. अफगान का मतलब होता है रोना. The term originated according to Akhund Derweza, a learned Afghan saint of Akbar's reign, in the first battle of Subuktigin with Jaipal. तो जब सुबुक्तगीन जो कि महमूद ऑफ गजनी के पिता थे, तो उनकी जब जयपाल से लड़ाई हुई तभी जो है एक सेंट थे जिनका नाम है अखुंड देरवेज़ा, जो कि अफ़गान सेंट थे अकबर के समय के. उन्होंने ये वर्ड को पहली बार यूज़ किया, द हिंदू शाही रूलर ऑफ काबुल. सुबुक्तगीन जो है, जयपाल जो है वो हिंदू शाही रूलर थे काबुल के. व्हेन द इनकाउंटर टुक प्लेस, जब जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में जब लड़ाई हुई तो हिंदू सोल्जर्स रेज्ड अ लाउड नॉइज दैट दे nonplussed the army of Subuktigin and gained appellation of Afghan from the later. क्योंकि हिंदू सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा क्राई किया कि वो नहीं मतलब लड़ना चाहते और ये वो उनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर अफ़गान आर्मी ने सुबुक्तगीन की आर्मी ने इन्हें अफ़गान नाम दे दिया. मतलब
because they were making that sound, loud noise. That's why. It is said that besides warfare, even otherwise, the same rehearsal of fierce and piercing shrieks in chorus was made by Hindu soldiers of Kabul and singing and dancing in feast. ऐसा नहीं है कि उन्होंने loud noise जो है वो war की वजह से बनाया. माना जाता है कि ये जो loud noise है ये वो कोरस में निकाला करते थे जब वो गाते थे या फिर डांस करते थे जब feast organize होती थी. The term Afghan finds mention for the first time in the chronicles of the 11th century when the entire valley of Kabul had passed under the rule of dynasty founded by Subuktigin. अफगान को पहली बार एज अ टर्म यूज़ किया गया. अफगान से पहले काबुल एंड जाबुल वॉज द नेम. तो अफगान को पहली बार यूज़ किया गया जब सुबुक्तगीन के बारे में लिखा गया. जब सुबुक्तगीन के अंदर रूल चला गया अफगान का, तब पहली बार वी फाइंड द मेंशन ऑफ अफगान. ओके, नाउ द मुस्लिम आर्म्स पेनिट्रेटेड इनटू अफगानिस्तान अंडर द अरब लीडर याकूब इब्न लाइस. याकूब इब्न लाइस जो है वो अरब के एक लीडर थे और माना जाता है कि उन्हीं के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान में मुस्लिम रूल जो है वो पेनिट्रेट की. द फाउंडर ऑफ सैफरिड डायनेस्टी. याकूब लाइस जो है वो सैफरिड डायनेस्टी के फाउंडर थे. ही कॉन्कर्ड सिस्टन, हेरात, जाबुलिस्तान ड्यूरिंग 867 से 70. द फोर्ट ऑफ काबुल वॉज रेस्टेड बाय हिम फ्रॉम ललिया इन 870 to 71. तो ललिया जो है जो ब्राह्मण मिनिस्टर हुआ करते थे बुद्धिस्ट रूलर के, तो वो जब उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया तो ललिया से जो है पावर यूजर्प कर लिया याकूब ने. और फिर उसके बाद दो द मेन वैली ऑफ काबुल वॉज हेल्ड फर्मली अंडर द कंट्रोल बाय ऑफ द हिंदूशाहीज. तो उन्होंने पहली बार कुछ एरियाज जो है सिस्तीन, हेरात और जाबुलिस्तान का याकूब ने ललिया से कैप्चर कर लिया. लेकिन फिर भी जो मेन एरिया था काबुल का अभी भी वहाँ पर हिंदूशाही डायनेस्टी ही रूल कर रही थी. याकूब इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ गजनी बाय बिल्डिंग अ फोर्ट देयर. तो याकूब ने जो है माना जाता है कि जो जगह इन्होंने कैप्चर किया हेरात, सिस्तीन एंड जबुलिस्तान का, वहाँ पर इन्होंने गजनी एम्पायर बनाया, वहाँ पर एक फोर्ट बना के. अल्पतगीन was the first Turkish general who conquered Ghazni from the Arab chief अबू बकर लाविक. और याकूब के बाद फिर यहाँ पर जो है अरब चीफ अबू बकर लाविक की रूल चल रही थी गजनी में, और अल्पतगीन ने जो है अबू बकर लाविक से गजनी के रूल को खुद में कर लिया 962 CE में. The boundaries of Hindu Shahi kingdom stretched from the river Chenab in Punjab to the Hindu Kush. तो इसका एक्सटेंट क्या है? रिवर चिनाब से लेकर के हिंदू कुश. Its rulers acted as bulwark against the Arab and Turkish onslaught on their western borders for a long time. और हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर्स ने बहुत ही लंबे समय तक अरब और टर्किश ऑनस्लॉट से इस एरिया को बचा के रखा. अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम द मुस्लिम इन्वेडर्स दे वेर हाउएवर कंपेल्ड टू रिमूव देयर कैपिटल टू द ईस्ट ऑफ द खैबर पास एट उधाभांदपुर और वाई हिंद. लेकिन फिर कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज किया इनको मुस्लिम इन्वेडर्स ने कि आप जो है खैबर पास के ईस्ट में शिफ्ट कर जाओ वाई हिंद में, ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द इंदस नियर अटॉक ऑन द एंशियंट हाईवे फ्रॉम पेशावर टू लाहौर इन 995. तो ये जो है वेस्टर्न बैंक के इंदस रिवर के वेस्टर्न बैंक पर शिफ्ट कर गए, अटॉक हाईवे के पास पेशावर से लाहौर तक ये फैला हुआ है. जयपाल द किंग ऑफ वाई हिंद वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सुबुक्तगीन एंड हिज सन महमूद द टर्किश रूलर ऑफ गजनी. तो जब गजनी में अब क्या हो गया, सुबुक्तगीन और उनके बेटे महमूद ऑफ गजनी का रूल चलने लगा, और इसी समय पर हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर का नाम था जयपाल और उनकी फैमिली ने जो है बोर द बर्ंट ऑफ द टर्किश इन्वेजन्स. तो इन्होंने टर्किश इन्वेजन्स को सहा 997 से 1021 तक. नाउ वी आर गोइंग टू study the situations in Sindh and Multan. The lower Indus Valley to the south of Multan and including Sindh and Mikran comprised an independent kingdom during the time of Harsha.
हर्ष के समय में ही जो लोअर इंदस वैली थी, जिसमें सिंध, मेकरान, मुल्तान का साउथ पार्ट आता था, उस मुल्तान के साउथ का पार्ट आता था, वो जो है वो हर्षवर्धन के ही समय से इंडिपेंडेंट स्टेट थी। इसको रूल करते थे शूद्र डायनेस्टी। Its rulers, Sahiraz, a contemporary of Harsha, was killed by Persian invaders. Sahiraz को Persian invaders ने मार दिया. His son and successor, Rai Sahasi II, had a Brahmin minister. और सिंध और मुल्तान पे जो रूल करते थे, तो सहीराज उनको जो है पर्शियन इन्वेडर ने मार दिया, और उनके जो बेटे थे और सक्सेसर थे राय साहसी टू को एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे उनके चच ने क्या किया, अपने मास्टर के डेथ के बाद क्या किया, थ्रोन अपने हाथ में ले लिया और उनकी विडोड वाइफ से शादी कर ली। ये सब चचनामा में मेंशन्ड है, जैसा हमने सोर्सेस में ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। द मेजॉरिटी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स वेर जाट्स बाय रेस एंड बुद्धिस्ट बाय फेथ। द न्यू रूलिंग डायनेस्टी वॉज देयर फॉर एलियन बोथ इन रेस एंड रिलीजन। तो जब चच ने पावर यूजर्प किया, तो चच जो है वो ब्राह्मण थे, बट जो सब्जेक्ट थे उनके, जो जनता थी उनकी, वो जाट थी रेस से, और रिलीजियसली वो बुद्धिस्ट थी। तो चच जो है रूलर के साथ वो लोग बिल्कुल अलाइन नहीं हो पा रहे थे। इट्स रूल वॉज ऑपरेसिव एंड हेंस अनपॉपुलर। उनका रूल कोई बहुत ही बेनावोलेंट, लोकप्रिय नहीं था, तो बहुत ही अनपॉपुलर थे, लोग पसंद नहीं कर रहे थे। दाहिर, अ सन ऑफ चाच, असेंडेड टू द थ्रोन इन 708। चाच के बेटे दाहिर जो है वो थ्रोन पर आ गए 708 में। He faced the Arab invasion of Sindh in 711-12 and perished with the family in the struggle. और दाहिर की पूरी परिवार ही खत्म हो गई जब अरब इन्वेजन हुआ सिंध पर 1711-12 में। तो वी स्टडीड अबाउट सिंध जो है, सिंध और मेकरान रीजन, जिसको इंडिपेंडेंट रूलर्स रूल करते थे हर्ष के ही समय से। इंडिपेंडेंट रूलर्स का नाम था साहिराज जो है उनको जो है पर्शियन इन्वेडर्स ने किल कर दिया, और फिर उनके बेटे जो है राय साहसी टू, इनके जो ब्राह्मण मिनिस्टर थे चच, उन्होंने थ्रोन यूजर्प कर लिया, और चच के बेटे का नाम था दाहिर, जिनके समय में क्या हुआ कि अरब अटैक हुआ सिंध पर, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, और दाहिर और उनकी पूरी फैमिली इसी अटैक में ख़त्म हो गई। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट काश्मीर एंड थानेसर। तो Kashmir, the Himalayan valley of Kashmir constituted a part of Mauryan and Kushana Empire. During Harsha's reign, it was ruled by Karkota dynasty, founded by Durlabh Vardhan, a कश्मीरी ब्राह्मण। तो कश्मीर जो है वो उसको कुशान रूलर्स रूल किया करते थे। ये मौर्यन एम्पायर का भी एक पार्ट हुआ करता था पहले। हर्ष के समय पे यहाँ पर करकोटा डायनेस्टी रूल करती थी, जिसके फाउंडर जो है वो दुर्लभ वर्धन थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण हुआ करते थे। Kingdom underwent a few dynastic changes, but all through it remained under the control of Brahmins till the 14th century. थोड़ा बहुत डायनेस्टिक चेंजेस आई, अलग अलग डायनेस्टीज आई, but they were all Brahmin dynasties. Being surrounded by huge mountains and isolated from the plains, it did not play any significant role in the country politics. But ये जो है ये mountains से isolated थे, plains से isolated थे, mountains से surrounded थे, तो कोई सिग्निफिकेंट रोल इसने प्ले नहीं किया कंट्री के पॉलिटिक्स में, क्योंकि कश्मीर ओवरऑल वॉज आइसोलेटेड। ऑन द ईव ऑफ महमूद इन्वेजन, इट वॉज रूल्ड बाय एम्बिशियस लेडी क्वीन डिड्डा। जब महमूद ने कश्मीर पर इन्वेड किया, उस समय कश्मीर पर एक बहुत ही एम्बिशियस रूलर रूल कर रही थी, जिनका नाम था रानी डिड्डा। ऑन हर डेथ इन 1003, हर ब्रदर संगम राजा वॉज द सन ऑफ उदय राजा ऑफ लोहारा। तो उदय राजा जो है उनके बेटे संग्रम राजा जो हैं, जिन्होंने उनके क्वीन के डेथ के बाद इन्होंने क्या किया, नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी, जिसका नाम लोहारा था। इट प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ पावरफुल एंड केपेबल रूलर्स। और इस डायनेस्टी में बहुत सारे पावरफुल रूलर्स आए हु फॉइल्ड ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ द मुस्लिम इन्वेडर्स टू एस्टैब्लिश फुट होल्ड इन द वैली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 centuries। और आने वाले 300 साल तक लोहारा डायनेस्टी के रूलर्स ने बिल्कुल मुस्लिम इन्वेडर्स को स्टैब्लिश करने ही नहीं दिया, सारी कोशिश उनकी बेकार हुई। लास्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्लॉट इज थानेसर। तो थानेसर में क्या सिचुएशन था वो देख लेते हैं।
and then probably we will make another video. So Thaneshwar, most probably Thaneshwar constituted an independent principality in the beginning of the 11th century. Having been the ancestral state of Harshvardhan, it might have retained its separate identity long after his fall. तो थानेश्वर जो है वो इंडिपेंडेंट रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन रूल किया करते थे, यहीं से ओरिजिनली हेल करते थे, तो ये काफ़ी समय तक इंडिपेंडेंट रही. फिरिश्ता स्टेटमेंट दैट थानेश्वर वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ दिल्ली इज़ रॉन्ग. फिरिश्ता जो कि मेंशन करते हैं कि थानेश्वर जो है वो दिल्ली में था, ये गलत है. दिल्ली हैड नॉट येट कम इन टू प्रोमिनेंस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 11th सेंचुरी. 11th सेंचुरी के पहले क्वार्टर में दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं. Al-Biruni has mentioned Thaneshwar but not Delhi in his geographical chapter of तारिकुल हिंद, क्योंकि अल्बिरूनी जो है वो अपने तारिकुल हिंद के जोग्राफिकल चैप्टर में थानेश्वर को तो मेंशन करते हैं बट दिल्ली को नहीं. तो अगर दिल्ली का पार्ट होता थानेश्वर तो ज़रूर दिल्ली मेंशन होती, बट दिल्ली अभी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. इट रोज टू importance only after the establishment of Delhi Sultanate and also after that जब मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई करी थी, और फिर उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो उन्होंने पहले दिल्ली में एक मिलिट्री कैंप इस्टेब्लिश किया, यहाँ से थोड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी. बट अभी थानेश्वर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. In the next class, I hope we will do Eastern India. Thank you so much for watching.